अब हम नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज करेंगे, क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज क्या है, देखो दो शब्दों से मिलके बना है क्लाइमेट एंड चेंज। चेंज समझ आ रहा है कि कुछ बदलाव हो रहा है, किस में बदलाव हो रहा है, क्लाइमेट में। बट क्लाइमेट क्या है, ठीक है। देखो आपकी एटमॉस्फेयर है, ये आपकी अर्थ है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस, आपके जो एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स हैं उनमें जो चेंज आ रहा है, अगर आप उसको शॉर्ट टर्म में देखें, अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में एनालाइज करें एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स को, अगर आप शॉर्ट टर्म एनालिसिस उनकी कर रहे हैं तो आप क्या बोलते हो, उसको वेदर बोलते हो। बट अगर लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मतलब 30-35 साल मिनिमम आप एवरेज लेके चल रहे हो, तो वो क्या होता है आपका क्लाइमेट, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, ठीक है, और विंड, ये सारे क्या है आपके एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स हैं। अब इनको अगर मैं शॉर्ट टर्म में देख रही हूँ तो क्या होता है वेदर। बट यही वेदर जब आपका एवरेज जब निकालते हो 30-35 साल तक, तो जो वेदर किसी एरिया में डोमिनेट करता है वही क्या होता है, हमारा वहाँ का क्लाइमेट होता है, ठीक है। सपोज़ कोई एरिया है और वहाँ पे जो है आज तो वेदर है, धूप निकली हुई है, कल है बारिश है, फिर अगले दिन धूप निकली हुई है, उसके अगले दिन धूप निकली हुई है, उसके अगले दिन धूप निकली हुई है, फिर एक दिन बारिश हो गई। तो जब इसका कोई एवरेज निकालेगा 30-35 साल तक, तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे मोस्टली सनी ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वार्म क्लाइमेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। जो आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो आपके एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, उनको अगर आप शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हो तो वो क्या होता है, आपके वेदर होता है, ठीक है। बट यही वेदर जब लंबे समय तक एनालाइज करते हो, 30-35 साल तक उसका एवरेज निकालते हो, तो वो वेदर जो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रहा है वही उस एरिया का क्या बन जाता है, क्लाइमेट बन जाता है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ के जो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स हैं उनमें चेंज आ रहा है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, वहाँ का जो रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, वहाँ का जो ह्यूमिडिटी है वो चेंज हो रहा है, वहाँ की जो क्लाउड्स हैं, वहाँ की जो सनलाइट है, सन रेज है, वो सब क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है, ठीक है। वहाँ के जो विंड पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो जब हम क्लाइमेट चेंज के सिर्फ एक एस्पेक्ट में चेंज की बात करेंगे ना, क्लाइमेट चेंज तो सबको देख रहे हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, इन सबको। बट जब मैं क्लाइमेट चेंज के सिर्फ टेम्परेचर एस्पेक्ट की बात करती हूँ तो इसको मैं क्या बोलती हूँ कि जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो रहा है। बट कैसे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको मैं किस नाम से जानती हूँ, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से, ठीक है। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में क्या डिफरेंस है, तो क्लाइमेट चेंज जो है वो बड़ा है, और क्लाइमेट चेंज में आपका टेम्परेचर, रेनफॉल और आपकी ह्यूमिडिटी, विंड, क्लाउड्स, इन सब के चेंज की बात होती है। बट जब आप ग्लोबल वार्मिंग बात करते हो तो सिर्फ आप टेम्परेचर एस्पेक्ट की बात कर रहे हो। वार्मिंग मतलब टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज ब्रॉडर टर्म है और उसी का ही एक पार्ट है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली आज के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो ह्यूमैनिटी फेस कर रही है, ठीक है। पढ़ लेना ये। तो यहाँ से वही बता रखा है इन्होंने कि आपका जो क्लाइमेट है वो क्या है, ठीक है। देखो क्लाइमेट की एक और बात होती है, जो क्लाइमेट है आपका अर्थ का वो वेरी करता रहता है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जब हमने एनालाइज किया कि जब से अर्थ बनी है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो से अब तक जब हमने एनालाइज करा तो हमने देखा कि जब से अर्थ बनी है तब से जो है क्लाइमेट जो है वो शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज कोई रिसेंट फिनोमिना नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो होता आया है। बट आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज है वो मैन मेड फैक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो जो आपका क्लाइमेट चेंज है, जैसे देखो ये आपका क्या है, ये आपका ब्रिटेन है। ब्रिटेन में क्या शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। जो ब्रिटिश आए थे तो यहाँ पे इन्होंने क्या शुरू कर दिया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या क्यों पॉसिबल हुई, क्योंकि इनको क्या मिल गया यहाँ पे, कोल। बट मुझे एक बात बताओ, कोयला कैसे बनता है, जहाँ पे कभी बहुत बड़े पेड़ रहे होंगे और रिफ्टिंग की वजह से ये धरती के अंदर दफन हो गए होंगे, तब जो ऊपर से प्रेशर और नीचे से गर्मी लगी उसकी वजह से जो वुड थी, जो लकड़ी थी, ये किस में कन्वर्ट हो गई, एक हाई एनर्जी रॉक में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल, ठीक है।
तो ये जो कोल है ये बेसिकली लकड़ी ही है जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी अपने अंदर ट्रैप किए हुए हैं। बट अगर मैं कह रही हूँ कि आपको यूनाइटेड किंगडम में, आपके ब्रिटेन में जो है, अगर आपको कोल मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ का क्लाइमेट कभी ना कभी ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहा होगा जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ इसके आसपास उगे होंगे, तभी तो यहाँ पे उसको जो है फीड करने के लिए, कोल बनने के लिए इतने बड़े पेड़ की अवेलेबिलिटी हुई है। बट आज के टाइम पे ये कहाँ पे है? टेम्परेट एरियाज़ में, कूल एरियाज़ में, कूल क्लाइमेट में है। ठीक है, बट कभी ना कभी ये कहाँ रहा होगा? ऐसे एरियाज़ में, ऐसे क्लाइमेट में जहाँ पे बड़े पेड़ों की ग्रोथ जो थी वो सपोर्ट होती थी। ठीक है, तो क्लाइमेट जो है वो आपका सफ़र करता है, चेंज होता है। बट यहाँ पे बेसिकली रीज़न टेक्टोनिक मूवमेंट था कि जो आपकी धरती है ना, तो धरती का जो सरफेस है वो टुकड़ों में टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये जो टुकड़े हैं ये मूव करते रहते हैं। कभी हम जो है इक्वेटर के नीचे थे, जैसे ये आपकी धरती है, तो हम कभी यहाँ पे थे और आज हम इक्वेटर के ऊपर हैं, है ना। ठीक है, तो ये छोड़ो, अभी के लिए बस इतना कर लो। क्लाइमेट चेंज सिंपली क्या है? जो आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उनमें, लॉन्ग टर्म की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है उनमें अब चेंज हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से होता आया है। बट नई बात क्या है कि ये इंसानों की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड से होने लगा है। ठीक है, और ये बहुत एक थ्रेटनिंग इशू है हमारे लिए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फिर एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, पढ़ना इसको, वही बात है। तो कह रहा क्लाइमेट चेंज इज डिफाइंड एज वेरिएशंस एंड शिफ्ट्स इन द वेदर कंडीशंस जो लॉन्ग टर्म के लिए रही थी ओवर अ स्पेस एंड टाइम ऑफ डिफरेंट स्केल्स एंड मैग्नीट्यूड रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ द क्लाइमेटिक टाइप्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये हमें कैसे पता चला कि क्लाइमेट जो है वो शिफ्ट कर रहा था? तो क्लाइमोक्रोनोलॉजी, देखो इन दोनों वर्ड्स को तोड़ो, ब्रेक डाउन करो। क्लाइमेट और क्रोनोलॉजी। क्लाइमेट क्या होता है बता चुकी मैं, और क्रोनोलॉजी क्या होता है? टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जब आप चीज़ों को देखते हो क्रोनोलॉजिकली, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या हुआ। ठीक है, जैसे हिस्ट्री है वो आपकी क्रोनोलॉजी की स्टडी करती है। ठीक है, तो क्लाइमोक्रोनोलॉजी क्या है? क्लाइमेट विद टाइम कैसे चेंज हो रहा है। पहले क्या था? आइस एज थी, फिर गर्मी आई, फिर आइस एज आई। सॉरी। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लाइमोक्रोनोलॉजी, यानी जब हमने हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट देखा, पेलियो क्लाइमेट, पास्ट के क्लाइमेट्स को जब पढ़ा, तो हमने देखा कि क्लाइमेट तो वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लाइमेटिक साइकिल्स का पता चला कि एक रिदमिक साइकिल जो है वो फॉलो होती रहती है। यहाँ पे हटन का मेंशन आप कर सकते हो। हटन बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो हम पढ़ते हैं ज्योमॉर्फोलॉजी में। तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, जो कहता है कि प्रेजेंट इज़ की टू द पास्ट। ठीक है, यानी अगर आपको कोई चीज़ प्रेजेंट में कैसी दिख रही है, आप उसको देख के आप उसके पास्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रेजेंट से जो है वो उसके पास्ट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट इनका क्या था? साइक्लिक नेचर ऑफ द अर्थ है। ये यही कहते थे कि चीज़ें साइक्लिक वे में चल रही है, अंत कुछ नहीं होता है, शुरुआत ही होती है, अंत ही आरंभ है, आरंभ से अंत है, अंत आरंभ, और ये साइक्लिक नेचर में आपकी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका क्लाइमेट है वो साइक्लिक पैटर्न फॉलो करता है, चेंज होता है, वापस आता है, चेंज होता है, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल करना चाहो तो कर लेना, बट छोड़ो, थोड़ा सा डीप हो जाएगा ये। फिर उसके बाद स्केल डायमेंशन क्या होती है? जो आपका क्लाइमेट चेंज होता है ये दो तरीके का हो सकता है, शॉर्ट टर्म चेंज और लॉन्ग टर्म चेंज। शॉर्ट टर्म चेंज होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, ठीक है, कुछ सालों से लेके 100,000 सालों तक अगर हो, और लॉन्ग टर्म होता है जो लंबे टाइम के लिए हो। शॉर्ट टर्म जो चेंजेस होते हैं वो बेसिकली आपके ह्यूमन क्रिएटेड होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं ये नेचर क्रिएटेड होते हैं। ठीक है, ये हो गया कि लॉन्ग टर्म चेंजेस जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए होते हैं, और ये नेचर करते हैं, नेचुरल फैक्टर्स जो है वो इनको कॉज करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे कि हमें पता कैसे चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कौन बता रहा है हमें? तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, प्रॉक्सी डेटा या फिर हमारी लॉजिकल डिडक्शंस है, जो भी एविडेंसेस है, जो भी फॉसिल्स है, उनको यूज़ करके हम पता लगा लेते हैं। अब कौन कौन से एविडेंसेस हैं? एक तो वही है कि जो हटन की बात है, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। प्रेजेंट के एविडेंसेस देखिए, अगर प्रेजेंट में मुझे यहाँ पे कोई फॉसिल मिल रहा है ऐसे पेड़ का जो बहुत ही घना पेड़ होगा अपने पास्ट में, अगर मुझे उसका फॉसिल मिल रहा है तो ऑब्वियसली मैं उसके पास्ट को जज कर सकती हूँ। अगर मुझे इस एरिया में ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं कि यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन हुई थी कभी, इसका मतलब यहाँ पे पास में रिवर रही होगी, तो प्रेजेंट से मुझे पता चल जाता है कि पास में यहाँ पे क्या रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद वही है कि बिगिनिंग, कोई बिगिनिंग नहीं होती और कोई एंड नहीं होता है।
उसके बाद आता है आपका कौन कौन से एविडेंसेस, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, बस इतना कर लेना कि एविडेंसेस होते हैं क्लाइमेट चेंज को जो पता लगाने में मदद करते हैं, ठीक है। जो जहाँ का हमें डाटा नहीं है वहाँ का तो हम प्रॉक्सी डाटा, जो लॉजिकल डिडक्शंस है फोशल्स उनकी मदद लेते हैं। बट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मदद करते हैं, तो कौन कौन से एविडेंसेस हमारे, एक आपके बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, ये रहने देने थोड़ा सा आपके लगेगा, पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो, ठीक है। तो कौन से एविडेंसेस है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स है, फिर क्रायोजेनिक इंडिकेटर्स है, यूस्टैटिक चेंजेस है और डायग्नोस्टिक लैंडफॉर्म्स है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स है इसमें कौन आएगा, ऑब्वियसली प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो प्लांट्स है आपके, वेजिटेशन है, इनकी जब आप स्टडी करते हो तो जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी होती है, जब आप एक ट्री की रिंग्स की स्टडी करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी जो ट्री की फॉसिल आपको मिला है, अगर उसकी जो रिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्पेस और सिमेट्रिकल है, देखो कितनी सिमेट्री में है ना, तो ये इंडिकेट करती है कि ये जो था यहाँ पे यहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट रहा होगा, यहाँ पे वार्म एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट रहा होगा। उसके बाद आता है कि अगर आपकी जो रिंग्स है वो इस तरीके की हैं, देखो सिमेट्रिकल नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी हैं, ठीक है, तो एसिमेट्रिकल और क्लोज स्पेस और बिल्कुल पास पास में है, तो ऐसी जो ट्री होते हैं वो हमारे क्या शो करते हैं कि ये कहाँ के रहे होंगे, ड्राई या ग्लेशिएटेड क्लाइमेट के रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद फॉसिल्स के एविडेंसेस से ही पता चल जाता है, अगर कुछ फॉसिल ऐसे हैं जो बिल्कुल टैप रूट, डीप टैप रूट थी, थिक बाक थी, थॉर्नी लीव्स थी, तो वो कैसे क्लाइमेट को शो करते हैं, ड्राई क्लाइमेट को। देखो जो आपके ड्राई क्लाइमेट होता है वहीं के तो पेड़ ऐसे होते हैं ना जिनकी जो रूट होते हैं वो बहुत गहराई तक जाते हैं ताकि उनको ग्राउंड वाटर मिल जाए, ठीक है। तो अगर ऐसे पेड़ जो है जब इनके फॉसिल्स बनेंगे तो जब हम इनकी इतनी लंबी रूट्स को एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये ड्राई क्लाइमेट की फॉसिल्स है। उसके बाद आता है आपका क्रायोजेनिक इंडिकेटर्स। इसमें क्या होता है, देखो आपकी क्रायोजेनी रिलेटेड होती है आपकी आइस से, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट से। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी आइस शीट्स हैं, जो आपकी बर्फ़ है, ठीक है, जब बर्फ़ जमती जाएगी, नई लेयर आई, नई लेयर आई, नई लेयर आई, तो जो नीचे वाली लेयर है उसमें क्या था, उस टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस थी वो ट्रैप हो जाती हैं। उसके बाद नई लेयर आई, उसमें उस वाली ट्रैप हो जाती हैं। तो क्या होता है कि अगर मैं इसमें से एक ब्लॉक निकाल लूँ, ये वाला ब्लॉक मैं निकाल लूँ और इस वाले एरिया में जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है उसकी कंपोजिशन की स्टडी करूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि उस टाइम पे उस एनवायरनमेंट में किस तरीके की जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस की कंपोजिशन थी। जैसे आज की अगर तुम एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 78% तुम्हारी नाइट्रोजन है, फिर तुम्हारी 21% जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, बाकी परसेंट और कम होती जाती है। बट सपोज़ तुमने जब यहाँ से निकाला तो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि अरे उस टाइम पे तो 100% तुम्हारी CO2 थी, मतलब ऐसा नहीं है बट सपोज ऐसे हो। तो जो आइस शीट्स है उनमें जो ट्रैप्स एयर बबल्स होते हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो हमें एटमॉस्फेयर की कंडीशंस पता चल जाती है, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम पे कितना टेम्परेचर रहा होगा। सपोज़ अगर इस एयर बबल में पता चला कि 50% आपका CO2 था, तो ऑब्वियसली गर्मी तो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि आपकी जो CO2 है वो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ये हो गया था। तो ये आपकी आई शीट्स हैं, आई शीट्स में से अगर आप एक कॉलम को निकाल लेते हैं, इसको आई स्कोर बोलते हैं, और इसमें जो आपकी बबल्स हैं, एयर बबल्स हैं, उनकी स्टडी से भी हम उस टाइम के क्लाइमेट का आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद आता है आपके डायग्नोस्टिक लैंडफॉर्म्स। देखो डायग्नोस्टिक लैंडफॉर्म सिंपल है, ये कहता है कि हर एक एजेंट की अपनी अलग लैंडफॉर्म होती है। जैसे रिवर का तुमने सुना होगा कि रिवर जो है डेल्टा बनाती है, तुमने सुना होगा, ठीक है। रिवर जो है वो वाटरफॉल बनाती है, ठीक है, ये तो तुमने पक्का सुने होंगे, ठीक है। तो रिवर जो है इस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनाती है। आपकी जो विंड है वो क्या बनाती है, वो मशरूम लैंडफॉर्म बनाती है, आपके जियोजन बनाती है, अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म बनाती है। आपके ग्लेशियर्स जो है, ग्लेशियर उसकी अलग लैंडफॉर्म फीचर्स होते हैं। तो क्या होता है, आपके जो अलग अलग एजेंट्स हैं, ठीक है, जो इरोजन करते रहते हैं, अलग अलग जो एजेंट्स हैं जैसे रिवर, विंड, ग्लेशियर्स, ये सब क्या होते हैं, इनकी अपनी अपनी खुद की पर्सनल जो है लैंडफॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जिसको देख के आप पता लगा सकते हो कि ये रिवर का काम है। और अगर आपको किसी एरिया में ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं जो एक रिवर के बनाए हुए हैं और प्रेजेंट में आप देख रहे हो कि वहाँ पे तो रिवर का कोई एविडेंस ही नहीं है, ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि पास में यहाँ पे कोई रिवर थी, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक लैंडफॉर्म्स यही होते हैं कि हर एजेंट के अपने पर्सनल जो होते हैं उनको उनका पता लगाया जा सकता है कि वो किस एजेंट ने बनाया है, ठीक है।
उसके बाद आता है आपके यू स्टैटिक चेंजेस। ये बेसिकली सी लेवल से रिलेटेड है कि आपका सी लेवल राइज या फॉल होता है। ठीक है, तो आपका सी लेवल जो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इससे पता चलता है कि क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, सी लेवल ऊपर जाता जा रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कॉजेज़। इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, तो देखो कॉजेज़ को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि धरती के बाहर कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और एक सेकेंड। कहाँ पे थे हम, हाँ कॉजेज़ पे थे। तो कॉजेज़ को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ कि धरती के बाहर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और धरती के अंदर कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी आउटसाइड वालों को हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब धरती वाले, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब धरती के बाहर वाले। तो आउटसाइड कौन से फोर्स, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और इनसाइड कौन से कर रहे हैं। और इनसाइड वालों को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, नेचुरल और ह्यूमन, एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल। ठीक है, ह्यूमन वाले में तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, वो कर रहा है आपके क्लाइमेट चेंज में मदद। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज चेंजेस, ये वही फैक्टर्स रिपीट होंगे। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो है ज़्यादा एमिशन करती हैं, कितने सारे गैसेस एमिट करती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी आपकी जो है फेवर करती हैं। उसके बाद आपकी फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी, फॉसिल फ्यूल्स जो बर्न कर रहे हो, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा, उसकी वजह से भी पड़ा रहता है वेस्ट, उससे भी जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं। आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उसमें पेट्रोलियम डीजल ये सब यूज़ होता है, व्हीकलर एमिशंस हो रहा है। उसके बाद आपकी अर्बनाइजेशन, ये भी क्या कर रही है, एक तरीके से प्रेशर ही तो क्रिएट कर रही है एनवायरनमेंट पे, और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रही है। ठीक है, या बाकी फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रही है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज इंड्यूस हो रहा है। ये आपके एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं। और अभी पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से होते हैं। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में आपके कौन कौन से हो सकते हैं, सन स्पॉट। ठीक है, सन स्पॉट क्या होता है, ये आपका सूरज है, तो सूरज पे कुछ ठंडे स्पॉट्स बन जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सन स्पॉट्स। ठीक है, जितने ज़्यादा सन स्पॉट होंगे उतनी ही वार्मर फेज़ होगा। हाँ ये याद रखना है, थोड़ा उल्टा है। मोर नंबर ऑफ सन स्पॉट मतलब वार्मर फेज़, और कम होंगे सन स्पॉट तो कूलर फेज़। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अर्थ और सन की ज्योमेट्री भी डिसाइड करती है कि किस तरीके से होगा। जैसे देखो ये आपके जो है किस तरीके से जो अर्थ के बाहर के फैक्टर्स हैं कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये वो कर रहे हैं। इसेंट्रिसिटी ये कहता है कि अगर इसेंट्रिसिटी क्या होती है कि जो अर्थ है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है एक एलिप्टिकल पाथ में, अगर इस पाथ में चेंज आता है, ठीक है, ये अगर सपोज ये दूर हो जाता है या पास हो जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपकी क्लाइमेट में चेंज आ सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स, इसमें क्या होता है, जो आपकी अर्थ होती है उसका एक एक्सिस है, तो अगर अर्थ जो है आपकी वो अपने एक्सिस पे टिल्ट है, तो अगर इसका जो टिल्ट है वो चेंज हो जाए, सपोज ऐसे होके ऐसा हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से जो चेंज आएगा, ऐसा होगा तो नहीं और कब होगा पता नहीं, बट ये थ्योरीज हैं जो कहते हैं कि इन चीज़ों से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आती है ऑब्लिगिटी। इसमें ये क्या कहता है कि जो आपका टिल्ट है, ये जो टिल्ट एंगल है ये बेसिकली कितना है, 23.5 डिग्री का है। अगर ये 23.5 से बढ़ जाए या कम हो जाए, उसकी वजह से भी क्लाइमेट में चेंज आ सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, ऑब्वियसली अब सूरज ये था और सूरज के सामने अर्थ इतनी झुकी हुई थी, अब सपोज़ कल को सूरज के सामने अर्थ बिल्कुल ही ऐसे झुकी हुई है, तो ये एरिया और रिसीव करेगा, तो क्लाइमेट तो चेंज होगा ना। उसके बाद वॉल्केनिज्म होता है आपका, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे डस्ट, बहुत सारे गैसेस, बहुत सारी, देखो लावा तो निकलता ही है, उसके साथ साथ आपकी गैसेस, वेपर्स, ये सब बनते हैं जो क्या करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं एक तरीके से। तो क्या करते हैं, एक तरीके से आपकी ब्लॉक कर देते हैं सनलाइट को, तो शॉर्ट टर्म के लिए एक तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है, कूलिंग हो जाती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए जो इतनी गैसेस रिलीज हुई है वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। उसके बाद आता है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है, ये मैं
अच्छा ये उसमें आ गए हम, सॉरी। यहाँ तक आपकी जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फैक्टर्स है, ठीक है। उसके बाद हम इनसाइड अर्थ में नेचुरल फैक्टर्स करेंगे, वॉल्केनिज्म और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये मैंने बताया था कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो आपकी क्रस्ट है, जो धरती है, वो क्या है, वो टुकड़ों में टूटी हुई है, ठीक है, और वो मूव कर रही है। यहाँ पे आपका स्थेनोस्फेयर मैग्मा है, जिसके ऊपर जो है हमारी अर्थ जो है वो, उसकी जो क्रस्ट है वो टुकड़ों में टूट के वो उसके ऊपर तैर रही है, ठीक है। तो इसकी मूवमेंट की वजह से भी क्या होता है कि जब ये इक्वेटर के पास होगी तो गर्मी होगी, अगर ये तैरते तैरते जो है पोल्स के पास चली जाए तो ठंड हो जाएगी। और पर इसमें लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये कोई 10 दिन की बात नहीं है, ये हज़ारों सालों की बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों सालों में मूव करते हैं, क्योंकि इनकी जो मूविंग स्पीड है वो बहुत स्लो है। जैसे जब आप करते हो, अगर आप पढ़ोगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो आप जब शुरू करते हो तो पहले क्या था, सारी लैंड मास यहाँ कंसनट्रेटेड थी, उसके बाद ये दोबारा से टूटी और ये मूव करना शुरू करी। आज के टाइम पे जब आप कंसंट्रेशन देखते हो तो किस तरीके से है आपका, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे आपका अफ्रीका है, यहाँ पे आपकी ये यूरेशिया है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऐसा है, बट कभी ऐसा था। फिर से एक दिन क्या होगा, ये आपके वापस से कंबाइन, अभी तो ये दूर जा रहे हैं बट फिर से कोलाइड करेंगे, फिर से एक लैंड मास बन जाएगा, फिर ब्रेक होगा, तो ये चलता रहता है, ठीक है। अब अगर ये एरिया जहाँ पे है, जैसे इंडिया है, इंडिया यहाँ पे है आज के टाइम पे, तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में है हम, तो इंडिया में जो आपको एविडेंसेस मिलते हैं, कॉल वगैरह सब मिलता है, बट इंडिया में कॉल सीम्स के नीचे जब आप देखते हो तो वहाँ पे ग्लेशियर के एविडेंसेस भी मिलते हैं। क्यों? इसका मतलब इंडिया कभी ना कभी पोलर एरियाज़ में, ठीक है, यहाँ पे कंसनट्रेटेड था, यानी यहाँ पे था, तभी तो उस पर ठंड थी, ग्लेशियर्स थे, जिसकी वजह से उस पर ग्लेशियर के मार्क्स बने, ग्लेशियर के एविडेंसेस बने। उसके बाद जो है इंडिया आगे चला, ट्रॉपिकल एरियाज़ में आया, और वहाँ पे जाके उसको क्या है, उसके ऊपर वापस आपकी कॉल फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इंडिया जो है इसी क्लाइमेट का है। बट जब आप उसको डीपली स्टडी करते हो तो आपको वहाँ पे ग्लेशियर के एविडेंसेस भी मिलते हैं इंडिया में, ठीक है। कल्चर कॉल सीम्स हैं जो, वहाँ पे आपको ग्लेशियर के एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। बस इतना याद रख लेना कि जो आपकी धरती है, जो आपका कॉन्टिनेंट है, जो आपकी अर्थ है, उसका जो ऊपर का जो रॉक वाला पार्ट है वो टूटा हुआ है और वो मूव करता है, और इसी मूवमेंट में वो जिस क्लाइमेट के अंडर आएगा उस क्लाइमेट को वो शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, ये हम कर चुके हैं, ये वही है, ये दूसरी पीडीएफ से मैंने दे दिया था। इंडिकेटर्स हम कर चुके हैं। इंडिकेटर्स में एक दो पॉइंट्स इसमें नहीं मिले तो ले लेना। जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, इससे हमें पता चलता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस से पता चलता है, सी लेवल के राइज होने से पता चलता है, ये सब कर चुके हैं हम। फ्रीक्वेंट जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है तो बिल्कुल ही बाढ़ आई जा रही है, सूखा पड़ रहा है तो बिल्कुल ही सूखा, तो एक्सट्रीम इवेंट्स जो है उनसे पता चल रहा है। ओशन के एसिडिफिकेशन से पता चल रहा है। फिर यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाएगा फीडबैक लूप्स का। देखो, फीडबैक जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक होता है जो जैसे चल रहा है उसको और एनहेंस करे और वो वैसे ही चलने दे। नेगेटिव फीडबैक होता है जो जैसे चल रहा है उसको नेगेटिवली फीडबैक दे और वो रिवर्स हो जाए, ठीक है। इसमें जैसे एग्जाम्पल है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, जब आपकी बर्फ़ पिघलती है, देखो CO2 ज़्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपकी ग्लेशियर्स जो हैं, बर्फ़ जो है, आइस जो है वो मेल्ट होगी। और आपको पता है कि जो आइस है वो अपने अंदर कितने सारी CO2 को ट्रैप करके रखती है, ठीक है। आपकी जो आइस है वो अपने अंदर कितने सारे CO2 को ट्रैप करके रखती है, तो वो CO2 क्या होगी, अब वो वापस से रिलीज़ होगी और वो CO2 रिलीज़ होके फिर से ऐड हो जाएगी बाकी CO2 में, फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, फिर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर आपकी आइस और पिघलेगी और आइस के अंदर जो ट्रैप्ड CO2 है वो फिर से रिलीज़ हो जाएगी और वो फिर ग्लोबल वार्मिंग को स्ट्रेंथन करेगी। ये होता है पॉजिटिव फीडबैक। बट एक होता है आपका नेगेटिव फीडबैक। इसमें क्या एग्जाम्पल है कि आपका जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है हायर CO2 की वजह से, बट levels could theoretically absorb more carbon, though this effect is limited by other factors like nutrient availability and deforestation, ठीक। मतलब ये CO2 है, CO2 इंक्रीज़ होगा, CO2 इंक्रीज़ होने की वजह से जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है, ज़्यादा ग्रो करेंगे, ज़्यादा अलग प्लांट्स और क्रिएट हो जाएंगे,
तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा CO2 को यूज़ कर लेंगे, और ज़्यादा CO2 यूज़ होगी तो जो CO2 की कंसनट्रेशन थी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक में आता है। फिर उसके बाद इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकता है। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली जो आपकी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपके क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं, बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, ये सारे जो इवेंट्स हैं वो अपने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, टेम्परेचर का बढ़ना, तो उसकी वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सफ़र करता है। फिर आपकी जो एग्रीकल्चर है, फूड सिक्योरिटी सफ़र करती है, आपकी जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो जाती है, इतनी गर्मी होती है कि आपकी फसलें जल गई। ठीक है, फूड सिक्योरिटी वो थ्रेटन हो जाती है। उसके बाद आपकी जो लैंड है वो मॉइस्चर उसका सारा उड़ जाता है, तो वो डिज़र्ट लाइक कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद आपकी जो फिशरीज़ है वो भी इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमने पढ़ा था, ओशंस गर्म हो रहे हैं, और साथ के साथ ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें रहने वाले मैराइन इकोसिस्टम जो है वो सफ़र कर रहा है। उसकी वजह से अगर प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे वहाँ के फाइटोप्लैंक्टन्स, तो वहाँ पे फिशरीज़ वगैरह भी कैसे ग्रो करेंगी, तो वो इफ़ेक्ट होती है। उसके बाद आपकी ये फिर बता रखा है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट एंड इकोनॉमीज है वो कैसे सफ़र करती हैं इसकी वजह से। ठीक है, ये खुद पढ़ना। उसके बाद आता है आपका हेल्थ इम्पैक्ट्स, तो इसमें भी आप कर सकते हो कि किस तरीके से करता है, हीट वेव्स आएंगी। ठीक है, मतलब इतनी सीवियर होते हैं कि लोगों की जान चली जाती है, दैट बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती है। उसके बाद आपकी क्या होती है, हीट वेव्स, ये रिपीट हो गया। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड का कंसेप्ट आता है आपका, वो बढ़ जाएंगे, वो कंसेप्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है, आपके जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वो ऑलरेडी इतने गर्म होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो हीट है वहाँ पे ट्रैप हो जाती है। ठीक है, और ये ऐसा लगता है कि आसपास में ठंडे एरियाज़ में बिल्कुल हीट के आइलैंड्स बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती है, आपको पता होगा कि अगर ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ेगी तो जो आपके कूलर एरियाज़ है वहाँ पे तो कुछ स्पीशीज़ जो है, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ मच्छर जो है वहाँ पे नहीं जाते थे, बट अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उनका जो एक्सटेंशन है वो आपका कूलर एरियाज़ में भी हो रहा है। जैसे मलेरिया, उसका जो एरिया है जहाँ तक वो इफ़ेक्ट करती थी, ट्रॉपिकल एरियाज़ तक करती थी, अब वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके एयर पॉल्यूशन एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़। अभी इसमें ये है कि जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं, जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस का भी काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अब वही जो आपको हेल्थ वाइज भी इफ़ेक्ट डालेंगे। ठीक है, इसमें से कर लेना बाकी। ठीक है, और जेंडर इक्वालिटी वही है, क्लाइमेट चेंज जब होता है ना तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है उसमें चाइल्ड और विमेन जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। ठीक है, तो जेंडर इनइक्वालिटी आती है। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद ये सॉल्यूशन में है, इसमें वही वाले पॉइंट्स ऐड कर लेना कि इसमें जो UNFCCC इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी कन्वेंशंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं। उसके बाद एफॉरेस्टेशन वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, अब इंटरनेशनली जो हमारे पास लॉज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, नेशनली करना पड़ेगा, मिल के काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके के जितने भी पॉइंट्स आप ये आप खुद ढूंढ सकते हो। ठीक है, बेसिक फ्रेमवर्क यही रहेगा। तो कुछ नहीं, आपको जितने भी क्वेश्चन आए उनका सबका यही पता होना चाहिए कि वो है क्या, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उससे क्या इम्पैक्ट आता है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट रहता है तो वो पूछ सकते हो। ओके, ठीक है।